फ्यूजन स्पीसीज में ये है कि दो अलग अलग स्पीसीज रिप्रोड्यूस कर गए और एक हाइब्रिड स्टेबल बन गई है। ठीक है, जो लाइगर या टाइगॉन हमने पढ़ा था वो हो सकता था फ्यूजन स्पीसीज, लेकिन वो ह्यूमंस के इंटरफेरेंस की वजह से होने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो वो फ्यूजन स्पीसीज का एग्जांपल नहीं हो सकता क्योंकि पेरेंटल स्पीसीज खत्म नहीं हुई ना उसमें। एनाजेनेसिस, या फिलेटिक इसको बोलते हैं, या ऑटोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें यह होता है कि एक इनिशियली पेरेंटल स्पीसीज है और उस स्पीसीज में इतने वेरिएशंस आ गए कि वो स्पीसीज खुद ही इवॉल्व होगी इनटू सम अदर स्पीसीज। जो पेरेंटल स्पीसीज थी वो खत्म होगी और वो खुद ही इवॉल्व होगी इनटू सम अदर स्पीसीज। तो एक स्पीसीज पहले से थी, उससे इवॉल्व करके एक नई स्पीसीज बन गई। ठीक है, ओवरऑल तो एक ही स्पीसीज रही। व्हेन वन स्पीसीज डेवलप वेरिएशंस and evolve into new species। एक स्पीसीज में इतने वेरिएशंस आ गए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो खुद ही इवॉल्व हो गया नई स्पीसीज में। उसे एनाजेनेसिस या ऑटोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक लास्ट टर्म है स्टेसिजेनेसिस। हाँ, एनाजेनेसिस का एग्जांपल हो गया हॉर्स एवोल्यूशन। हॉर्स एवोल्यूशन में हमने यही पढ़ा था ना कि एक सबसे पहले एंसेस्ट्रल हॉर्स था इयोहिपस, उससे आगे मीजोहिपस बना, फिर मैरीचिपस। तो जो पिछला जनरेशन थी वो खत्म हो रही थी और नई स्पीसीज उससे इवॉल्व हो रही थी। स्टेसिजेनेसिस, स्टेसिजेनेसिस होता है नॉन इवॉल्विंग स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसमें एवोल्यूशन नहीं हो रही है, ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स। ऐसी स्पीसीज जिसमें कोई एवोल्यूशन नहीं हो रही है, और ऐसी स्पीसीज को लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। फॉसिल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत पुराने होते हैं। वो रीसेंट एनिमल या प्लांट नहीं है, वो बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो स्टिल लिविंग है। ठीक है, लेकिन उनमें एवोल्यूशन कई लाखों सालों से नहीं हुई है। एग्जाम्पल बता सकते हो उसका? 11th क्लास में हमने लिमुलस या किंग क्रैब पढ़ा था आर्थ्रोपोडा में। इसके अलावा टर्टल भी लिविंग फॉसिल है, स्फिनोडॉन, ये भी लिविंग फॉसिल है। एक सीलाकेंथ फिश हमने पढ़ी थी, जो ये माना जाता है उससे एम्फीबिया इवॉल्व हो गए, और ये पहले मानते थे कि ये फिश एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन 1938 में दोबारा मिली थी। ये कहाँ मिली थी? साउथ अफ्रीका में मिली। प्लांट्स का भी एक लिख लो एग्जांपल, जिंको, जिंको जिंको जो भी है ये, जिंको बाइलोबा, ये जिम्नोस्पर्म होता है। एनाजेनेसिस, जैसे सिंपैट्रिक में ये है कि जो ओरिजिनल स्पीसीज थी वो खत्म नहीं होती,
वो उससे आगे एक स्पीसीज और बन गई सिम्पेट्रिक में, तो 2 स्पीसीज होगी ना फाइनली। एनाजेनेसिस में ये है कि एक ही स्पीसीज कन्वर्ट हो गई दूसरी नई स्पीसीज में, तो फाइनली तो एक ही स्पीसीज बची। हाँ, वो धीरे धीरे इवॉल्व होगी, एकदम से थोड़ी ना होगा एब्रप्ट चेंज, धीरे धीरे होगा। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर ये स्पीसीज के स्पीशिएशन के टाइप्स। नेक्स्ट, इसी में आगे एक टॉपिक और है, स्पीसीज कॉन्सेप्ट। आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा स्पीसीज की डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, जो बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर होता है कि एक स्पीसीज क्या होती है। 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आता है बॉटनी में। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है, इसका मीनिंग ये है कि स्पीसीज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्पीसीज क्या होती है, वो ये कॉन्सेप्ट बताएगा। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट में 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है मॉर्फो स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सबसे पहला। मॉर्फो स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, अच्छा दिया किसने था, गिवन बाय डेविस एंड हेवुड, डेविस एंड हेवुड। तो इन्होंने ये बोला कि जो स्पीसीज है उसे उनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना चाहिए। हर स्पीसीज की मॉर्फोलॉजी या शेप साइज अलग होता है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी देख लो और उसके अकॉर्डिंगली उसे क्लासिफाई करो। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि स्पीसीज आर कैटेगराइज्ड based on their morphology. लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? जैसे हमने मिमिक्री पढ़ा था इस चैप्टर में, एग्जांपल बताओगे मिमिक्री के? वॉइस रॉय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है, और भी हनी भी, हॉर्नेट और वॉस्प, इन सब का मॉर्फोलॉजी या शेप साइज एक जैसा सिमिलर होता है, लेकिन ये अलग अलग स्पीसीज हैं। तो हम मॉर्फोलॉजी के बेस पर स्पीसीज को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दूसरा आता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ये दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, बाय अर्नेस्ट मेयर। बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसने ये बोला कि जो स्पीसीज होती हैं वो केवल अपने ही स्पीसीज मेंबर्स के विद इन रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो आइसोलेटेड होती है दूसरी स्पीसीज से। आइसोलेशन पूरा टॉपिक हमने पढ़ा था, बैरियर्स पढ़े थे उसमें, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप उन्हें रिप्रोड्यूस कराकर देखें और वो अपने स्पीसीज मेंबर के विद इन केवल रिप्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन होते हैं।
टाइगॉन या लाइगर जो हमने पढ़ा था, म्यूल भी एक एग्जांपल था जो एक्सेप्शन में। तो ये भी हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। जो थर्ड और लास्ट मेथड है वो है एवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। एवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये दिया था बाय सिम्पसन। बाय सिम्पसन इसने स्पीसीज को क्लासिफाई किया। स्पीसीज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन उनकी मॉर्फोलॉजी, क्या शेप साइज है, उनमें आइसोलेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो आइसोलेशन है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी बेसिस बनाते हुए, एटसेट्रा, और भी कुछ पॉइंट्स थे। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी बेसिस बनाते हुए उन्होंने स्पीसीज को क्लासिफाई किया। ठीक है, कि एक अगर आपको क्लासिफाई करना है तो आप उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखो कि वो किससे बिलोंग करता है। जैसे हमें कैसे पता चला कि जो डायनासोर हैं वो रेप्टाइल्स थे, उसको करेक्टली हमने क्लासिफाई किया हुआ है बेस्ड ऑन उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उसका जो भी फॉसिल्स मिले मिले उसके, ठीक है, उससे उसके एंसेस्टर्स का पता चला और वो एंसेस्टर रेप्टाइल के थे, तो वो एक टाइप का रेप्टाइल ही था। हमें कैसे पता चला कि बर्ड्स रेप्टाइल से इवॉल्व हुए? बेस्ड ऑन आर्कियोप्टेरिक्स, उस पे जो स्टडी हुई, तो वो भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से डेटा मिला है। और प्रेजेंटली हम डीएनए को भी मैच करा सकते हैं। जो प्रेजेंट डे बर्ड्स हैं उनके डीएनए को भी हम मैच करा सकते हैं, ठीक है, उनके प्रोटीन्स को भी हम मैच करा सकते हैं। उससे भी हमें एविडेंस मिल जाते हैं कि ये एक कॉमन एंसेस्टर से बने होंगे, ठीक है। तो ये होता है एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो तीनों में सबसे करेक्ट है, जो स्पीसीज को करेक्टली क्लासिफाई करने के लिए है, और इसमें एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर हमारा टॉपिक स्पीशीएशन, और इसी के साथ जो ये मॉडर्न थ्योरी थी ये कंप्लीट होगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट इनहेरिटेंस था इसका, तो मैं इस थ्योरी को सम अप कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो थ्योरी में सबसे पहले क्या दिया था कि एक पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन होती है उसके जीन पूल में चेंज होने से। तो जीन पूल में कैसे चेंज हो सकते हैं? 5 एवोल्यूशनरी फोर्सेस हमने पढ़ी थी, 5 या 6। सबसे पहली थी म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, और एक और थी नॉन रैंडम मेटिंग, ठीक है। ये सब एवोल्यूशनरी फोर्सेस है जिससे जीन पूल में चेंज होता है। इन सब के चेंज होने से क्या बनेंगे? वेरिएंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? वेरिएंट्स बने। अब कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट होगा वो किससे डिसाइड होता है? नेचुरल सिलेक्शन से। अब नेचुरल सिलेक्शन किसी एक पर्टिकुलर वेरिएंट को सेलेक्ट कर लेगी। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वो वेरिएंट इनहेरिटेंस करेगा, अपने कैरेक्टर को पास ऑन करेगा, तो उस वेरिएंट की पॉपुलेशन खड़ी होगी, और उस वेरिएंट की पॉपुलेशन से क्या बनेगी? नई स्पीसीज बनेगी, नई स्पीसीज इवॉल्व होगी। जब भी एक नई स्पीसीज बनती है तो उसमें बैरियर्स आ जाने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, या आइसोलेशन वो उसमें आ जानी चाहिए। तो वहां आइसोलेशन वाला पॉइंट आ जाता है कि एक स्पीसीज अगर आइसोलेटेड हो गई तो वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स थे इस थ्योरी के, वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक अब हम पढ़ते हैं, वो है हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम।
ये क्या होता है? ये एक मेथड है, मेथड ऑफ स्टडिंग जेनेटिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, ऑफ ए ह्यूमन पॉपुलेशन। आप स्टडी तो इन मेथड से किसी की भी पॉपुलेशन को कर सकते हो, लेकिन इसे जनरली ह्यूमन की पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए यूज किया जा सकता है। आप प्लांट को भी कर सकते हो इससे स्टडी, या दूसरे एनिमल को भी, लेकिन मेनली इसको ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। जैसे क्यों ये स्टडी होती है? जैसे आपने मेंडल का वर्क पढ़ा होगा, उसने कौन से प्लांट पे काम किया था? पी प्लांट पे उसने काम किया था। अब पी प्लांट उसने क्यों चूज किया, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके देखो जो प्रोजेनीज होते हैं वो बहुत सारे आते हैं, ठीक है, एक बार में वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकता है क्योंकि प्रोजेनीज का नंबर ज्यादा है। अब इमेजिन करो अगर सेम स्टडी अगर हमें ह्यूमन पे करनी हो, तो ह्यूमन में आपने एक फैमिली चूज करी, उस फैमिली में मान लो पेरेंटल जनरेशन है F0 और आगे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और आपको कोई उसमें जेनेटिक की स्टडी करनी है, तो वेट करना पड़ेगा कब उन बच्चों के आगे बच्चे आएंगे, F1 का F2 आएगा, इतने में हो सकता है कि आपका F0 F1 हो जाए। तो आप ह्यूमन पे जेनेटिक स्टडी एक फैमिली में करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या करते हैं ह्यूमन में अगर जेनेटिक स्टडी करनी है, पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, किसी भी एक स्टेट की, सिटी की, कंट्री की पॉपुलेशन को ले लेते हैं और उसके डीएनए को देन एनालाइज करते हैं, क्योंकि उससे आपको एक वाइड सैंपल साइज मिलेगा, डेटा जो है वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हार्डी वनबर्ग जो थे, इन्होंने एक मेथड या फॉर्मूला इन्वेंट किया था पॉपुलेशन स्टडी करने का। इनके नेम्स लिख लो, गिवन बाय G.H. हार्डी। ये इंग्लिश था, ये इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का रहने वाला था, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था ये। इंग्लिश में मैथ पढ़ाता हुआ। और एक था वाइनबर्ग, ये जर्मन था, ये जर्मनी का रहने वाला था और ये फिजिक्स पढ़ाता था, फिजिसिस्ट। ठीक है, तो इन्होंने ये मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाए थे जिनसे पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है, और आज भी ये फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। ये जो हार्डी है, ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन रहा है। अगर आपने रामानुजम का नाम सुना हो, ठीक है, वो इंडियन मैथमेटिशियन था और अंग्रेजों के टाइम में वो क्लर्क की नौकरी करता था, अंग्रेजों के किसी गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में। तो रामानुजम को मैथ के आइडेंटिटीज वो इन्वेंट करता रहता था, नए नए फॉर्मूले बनाता रहता था। तो वो लेटर लिखता था इसे, हार्डी को, इंग्लैंड में, कि जो भी मैथ के वो आइडेंटिटी या फॉर्मूले उसको दिमाग में आते थे वो इसको लेटर में लिखकर भेजता था। तो हार्डी इससे काफी इंप्रेस हो गया था और उसने उसको लंदन में बुला लिया था और वहीं उसका कॉलेज में उसका एडमिशन कराया, वहीं से उसने पीएचडी भी करी रामानुजम ने। और वहीं उसने एक बुक भी लिखी है रामानुजम ने अपनी, जिसमें आज भी आइडेंटिटीज तो उसकी बिल्कुल सही है, उनका कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ उसका लोग आज भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्डी ने उसकी बड़ी हेल्प करी थी, तो ये फेमस मैथमेटिशियन है। तो इन्होंने जो ये इक्वेशन बनाई थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उसके अजम्पशंस। इसमें लिखो, दिस इक्विलिब्रियम
only occur if, सबसे पहला पॉइंट, population is non evolving. इन्होंने जो भी एक फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला अभी हम आगे देखेंगे क्या था, उसको फॉर्मूले को इन्होंने बोला ये फॉर्मूला तभी होल्ड ट्रू करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा ये फॉर्मूला, अगर पॉपुलेशन कैसी हो, पॉपुलेशन में कोई एवोल्यूशन ना हो रही हो, ठीक है, तभी ये हमारा फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। दूसरा पॉइंट, नॉन इवॉल्विंग कैसे होगी, अगर उस पर कोई एवोल्यूशनरी फोर्स ना लगे, नो एवोल्यूशनरी फोर्स ऑन पॉपुलेशन। एवोल्यूशनरी फोर्सेस अभी हमने पढ़ी हैं, जो जैसे जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और बोलना कोई, म्यूटेशन, जीन पूल थोड़ी ना, जीन फ्लो, हाँ जीन फ्लो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, एटसेट्रा करके लिख लो, क्रॉसिंग ओवर वगैरह भी आ गया। तो कोई एवोल्यूशनरी फोर्स पॉपुलेशन पे नहीं लग रही, तो कोई एवोल्यूशन नहीं होनी चाहिए उसमें। तीसरा पॉइंट, पॉपुलेशन रैंडमली मेटिंग है, पॉपुलेशन इज रैंडमली मेटिंग। एवोल्यूशन किससे होती है, रैंडमली मेटिंग के नॉन रैंडमली, नॉन रैंडम मेटिंग से एवोल्यूशन होती है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन कैसी है, रैंडमली मेटिंग, मतलब कोई पॉपुलेशन में ग्रुप्स नहीं बने हुए, जिन स्पेसिफिक ग्रुप्स के विद इन मेटिंग होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म मेटिंग है, तो इससे भी एवोल्यूशन नहीं होगी। ऐसी पॉपुलेशन को उन्होंने बोला सच पॉपुलेशन इज एट जेनेटिक इक्विलिब्रियम। उन्होंने बोला ऐसी पॉपुलेशन का जीन पूल चेंज नहीं होगा, ऐसी पॉपुलेशन को क्या बोला उन्होंने, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का उन्होंने मीनिंग दिया क्या है, कांस्टेंट जीन पूल, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस पॉपुलेशन का जीन पूल चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप एक पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हो, उस पॉपुलेशन का आपने आज जीन पूल देख लिया क्या है, और आज से 10 साल बाद उसी सेम पॉपुलेशन का जीन पूल दोबारा से एनालाइज किया, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट है, तो वो मतलब पॉपुलेशन कैसी है, इक्विलिब्रियम पर है, और उसमें एवोल्यूशन नहीं हो रही, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले जो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर उसका जीन पूल चेंज हो रहा है, तो मतलब पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हो रही है, चल रही है। नेक्स्ट, कांस्टेंट एलील फ्रीक्वेंसी, जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज नहीं हो रही है। सम ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू 1। सभी एलील फ्रीक्वेंसीज, एक पॉपुलेशन में जितने भी एलील्स होंगे और उनका सभी एलील की का फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल आएगा, अगर वो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम पर है, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। अगर वो सम 1 के इक्वल नहीं आता है, तो मतलब उस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हो रही है। तो इस तरह से, इस सिंपल से इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है कि पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही है।
इसके एग्जाम्पल लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। इसका एग्जाम्पल तो हाई हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है ये, कोई प्रैक्टिकल अजम्पशंस है ना, ये अजम्पशन तो कुछ भी अज्यूम कर लो, हाइपोथेटिकल है। मान लो कोई पी प्लांट ही ले लो, उसमें कैपिटल टी, इन्हें क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उनका पॉपुलेशन नंबर है 360, अज्यूम कर लो। और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, केवल हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस इनका नंबर 480। और स्मॉल टी ये क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव, इसका नंबर है 160। टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 1000। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। तो कोई भी एक पी प्लांट ही लगा लो, उसमें आपने 1000 की पॉपुलेशन थी उसकी, और उसमें आपने ये अलग अलग होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव, इनकी पॉपुलेशन को काउंट कर लिया। एक कोई करेक्टर ले लिया हाइट, और उसके अलग अलग वेरिएंट्स देख लिए क्या क्या है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये अलील फ्रीक्वेंसीज को मेजर करना है, कैसे करेंगे उसे समझते हैं। तो यहाँ पर हार्डी वेनबर्ग ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी, स्मॉल पी। स्मॉल पी उन्होंने बोला ये होता है एफ ऑफ कैपिटल टी। एफ ऑफ कैपिटल टी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। जो डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है वो उसने यहाँ पर स्मॉल पी से रेफर करी। ठीक है, डोमिनेंट अलील। अब उस फ्रीक्वेंसी को हमें कैलकुलेट करना है इस गिवन डेटा से। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देखो 360 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऊपर डेटा में देखो 360 ऐसे हैं जिनमें ये डोमिनेंट अलील कितनी है, एक के दो, दो हैं। तो आप लिखो 2 इंटू 360। 360 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास कैपिटल अलील दो हैं, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। 480 ऐसे हैं जिनके पास ये डोमिनेंट अलील कितनी है, 1 है। तो 1 इंटू 480। और जो 160 है उनके पास तो है ही नहीं, तो उनका तो जीरो हो गया। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1000 नहीं, 1000 तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, लेकिन हर इंडिविजुअल में कितने अलील हैं, एक है दो हैं, हर इंडिविजुअल में दो अलील है। तो 2 इंटू 1000 करेंगे, हर इंडिविजुअल में दो दो अलील हैं और 1000 इंडिविजुअल्स हैं, तो 2 इंटू 1000 कर दिया। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ अलील्स जो पॉपुलेशन में है, 2000। और ऊपर सम किसका किया है, जो कैपिटल टी की अकरेंस है, कैपिटल टी कितनी बार अक्कर कर रहा है। तो बताओ ये कितना आएगा, 0.6 आ रहा है ये। तो पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, स्मॉल पी की वैल्यू 0.6। ऐसे ही इन्होंने एक टर्म और दी, स्मॉल क्यू, इसको बोला एफ ऑफ स्मॉल टी।
ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी को एफ ऑफ स्मॉल टी कहेंगे। अब जरा बोलो क्या लिखूं यहां पर मैं, 1 × 480 प्लस 2 × 160। 360 ऐसे उनके पास है ही नहीं रिसेसिव अलील, और डिवाइड बाय क्या क्या करूं, 2 × 1000। ठीक है बिल्कुल। तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू, Q की वैल्यू होगी 0.4। ठीक है, तो ये इन्होंने दो टर्म्स दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का हम सम करेंगे, P प्लस Q करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, P प्लस Q, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ रहा है। तो क्या पॉइंट लिखा था ऊपर हमने, सम ऑफ ऑल अलीलिक फ्रीक्वेंसीज, वो 1 के इक्वल आ रहा है। अगर वो 1 के इक्वल आ रहा है तो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रही। आगे पॉइंट समझ में, एक इक्वेशन तो ये होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन है हार्डी वेनबर्ग की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ हार्डी वेनबर्ग। उसके बाद इन्होंने एक सेकंड इक्वेशन दी। सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, ये जो P प्लस Q वाला था, इसी को दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, P प्लस Q का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होगी मैथ की, P स्क्वायर ट्वाइस ऑफ PQ इक्वल्स टू 1। ये सेकंड इक्वेशन होगी हार्डी वेनबर्ग की, सेकंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन उन्होंने दी। सेकंड इक्वेशन का मीनिंग क्या है, यहां पर जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको लिखो एफ ऑफ कैपिटल टी। जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, एफ ऑफ कैपिटल टी, उसकी फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं, P स्क्वायर से। दूसरा है Q स्क्वायर, ये बताओ फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, एफ ऑफ स्मॉल टी, और आखिरी वाला जो ट्वाइस ऑफ पी क्यू है, हेट्रोजाइगोट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, एफ ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो P और Q तो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज होगी, और ये हो गया उसका क्या बोलेंगे इसे, जीनोटाइप, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव या हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी कभार वो क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ।
जैसे ये तो हर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में गलत है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा तो कभी कोई पॉपुलेशन होती ही नहीं जिसमें म्यूटेशन ना हो रही हो, म्यूटेशन तो कहीं पर भी हो सकती है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए जो पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 आना चाहिए था, वो पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0.90 आ रहा है मान लो, तो मतलब आपको पता चल रहा है कि वो 1 तो है नहीं, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है लेकिन वो माइनर चेंज है। और एक कोई दूसरी पॉपुलेशन है, उसका पी प्लस क्यू 0.5 आ रहा है, तो उसमें चेंज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो मतलब उसमें एवोल्यूशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो हम एवोल्यूशन की रेट को मेजर कर लेंगे। हाँ, assumption तो जो है ये तभी होल्ड करेंगी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 अगर एवोल्यूशन नहीं हो रही होगी, अगर एवोल्यूशन हो रही है तो वो 1 कभी आएगा नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है 6 आउट ऑफ 24 शो, जेनेटिक डिजीज पढ़ ली तुम लोगों ने, फ्यूज्ड ईयर लोब, 6 आउट ऑफ 24 शो फ्यूज्ड ईयर लोब, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। तो इसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो जो भी जेनेटिक डिफेक्ट या डिजीज यहाँ गिवन है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या वो ऑटोजोमल रिसेसिव है, क्या वो डिजीज ऑटोजोमल डोमिनेंट है, क्या वो डिजीज एक्स लिंक्ड है, ठीक है, ये सारी आपने टाइप्स पढ़ी होंगी ना, इस सब के बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जो फ्यूज्ड ईयर लोब है ये होता है ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमें रिसेसिव कैरेक्टर दिया हुआ है, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव दिया हुआ है। होमोजाइगस रिसेसिव को किस टर्म से हम रेफर करते हैं, क्यू स्क्वायर से करते हैं, तो ये हो गया एफ ऑफ कैपिटल स्मॉल टी, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 6 आउट ऑफ 24, आपको ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कर लोगे डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, करो जरा, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी चाहिए, डोमिनेंट अलील है स्मॉल पी, स्मॉल पी निकालना है आपको, क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ, पहले क्यू की वैल्यू बताओ, क्यू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 या 0.5, तो P क्या होता है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, और आपको Q की वैल्यू पता है तो P की वैल्यू निकाल लो, P इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 1/2, ये भी आ गया 1/2, तो P इक्वल्स टू 0.5 या 1/2। एक क्वेश्चन और करो फिर चले जाना। इन एक्स लिंक्ड recessive disease, in a X-linked recessive disease, 20 out of 500 are diseased, 20 out of 500 are diseased, find heterozygotes,
फाइंड हेट्रोजाइगोट्स। पहले ये बताओ हमें दिया क्या हुआ है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो बताओ ये पी स्क्वायर है कि क्यू स्क्वायर है? क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्यू स्क्वायर? 20/500। अब कर लो क्वेश्चन। है उसको हम क्यू स्क्वायर ही मानेंगे। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 20/500। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1/5 और पी हो जाएगा इसका मतलब 1 - 1/5, ये हो जाएगा 4/5। और हेट्रोजाइगोट्स निकालना है। एफ ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी वो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ पी क्यू। निकाल लो 1/5 और 4/5, ये क्या हो गया? 8/25। ठीक है, पैकेज में एक आधा क्वेश्चन और होगा, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, तो करके देख लेना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ज्यादा ट्रिकी, सिंपल से ही क्वेश्चन आते। ट्वाइस ऑफ पी क्यू होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ही पढ़ेंगे।